नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी का शो बिहार की बात और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी चीजें हमने और आपने देखी, सुनी और समझी। बिहार विधानसभा से लेके लोकसभा और राज्यसभा तक जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा है और जिस तरीके से बिहार विधानसभा में भाषाओं की मर्यादा पार की गई है, इन सब के बीच में एक केंद्र बिंदु जो चीज रही है वो है SIR यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण। अब क्या है ये और क्यों विपक्ष इस पे हंगामा काट रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, एक तरफ हमारे केशव जी हैं और दूसरी तरफ सिद्धार्थ जी हैं। और हम आज पूरे बातचीत के दौरान हमारी मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेगा कि विपक्ष आखिर क्या चाहता है सरकार से, या विपक्ष की जो समस्या क्या है, वो किस बात से डरा हुआ है कि वो इस तरह की हंगामे कर रहा है। और पूरे देश की सियासत एक तरह से उन्होंने के केंद्र में रख ली है। केशव सर, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि SIR को लेकर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है, किस बात का डर सता रहा है? मतलब तो साफ है पूजा कि विपक्ष को लग रहा है कि उनके जो समर्थक मतदाता हैं, जिनका वोट थोक के भाव में विपक्ष को मिलता है, शायद इस SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये पुनरीक्षण आम पुनरीक्षण नहीं है, ये इंटेंसिव है, सघन, विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम है ये। तो विपक्ष को लगता है कि इस स्पेशल रिवीजन में वैसे लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं जो उन्हें वोट करते हैं। अब इसके पीछे चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, केंद्र सरकार के भी अपने तर्क हैं और बहुत कुछ इस बीच में कहा भी जा चुका है। विपक्ष का जो डर है वो बहुत ही स्पष्ट है और जो बातें कही जा रही है, देश में घुसपैठियों की समस्या कोई अनजान नहीं है, वर्षों से दशकों से यह होता आ रहा है। आप देख लें, मैं बिहार से आता हूं, आप भी आती हैं ऑफ कोर्स, जो बॉर्डर एरिया है, आप जाएं तो आपको महसूस होगा, हालांकि आप अगर रिकॉर्ड खंगालेंगी किसी दस्तावेज में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो डेमोग्राफी है उसमें सिग्निफिकेंट बदलाव आया है, काफ़ी चेंज हो गया है। आप जयनगर से लेकर किशनगंज तक जाएं, नेपाल के बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है, देखिए वहाँ पर जो नई बसावट है वो किसकी बसावट है। सर, एक सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम बात करते हैं बिहार जैसे स्टेट की, जो कि बॉर्डर स्टेट है, तो बिहार और नेपाल का जो रिश्ता है बेटी रोटी का रिश्ता है। तो बिहार की बहुत सारी बेटियां हैं जो नेपाल की बहुत सारी बेटियां हैं जो हमारे बिहार में बहू के तौर पे रह रही हैं। उनको कैसे, मतलब इसको निकाला जाए, उनको कैसे सही किया जाए, उनकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, बिहार यूपी या नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो आज नई घटना नहीं है, यह वर्षों से है, वर्षों से नहीं युगों से है। ये आप देखें, रामायण काल में और महाभारत काल में भी भारत और नेपाल में वैवाहिक संबंध हुए हैं। अगर राम सीता को अगर मानते हैं कोई ऐतिहासिक आख्यान का पात्र, तो राम आपके यूपी के हो गए भारत के और सीता हो गई जनकपुर नेपाल की। तो ये संबंध प्राचीन काल से रहे हैं, यह कोई नई घटना नहीं है, नई बात नहीं है। अभी क्या बदला है इस पर गौर करना होगा। यह सांस्कृतिक संबंधों की वजह से नहीं, यह बदलाव नहीं हुआ है। जो बॉर्डर एरिया में नई बसावट बसी है वो ऐसे लोगों की नहीं है जो नेपाल से आए हैं या जिनके संबंध भारत में है, या ऐसे भारतीय जिनके संबंध नेपाल में है। वो पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन छठ पूजा जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, वहाँ पर कोई छठ के लिए जब सर पे डाला लेकर चलता है तो उस पर पत्थर नहीं मार सकता है, चाहे वो बिहार का क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, बिहार के सिख ही क्यों ना हो, बिहार का मुस्लिम ही क्यों ना हो। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि छठ पूजा इन सभी लोगों के लिए जिनका ताल्लुक बिहार से है, उसी तरह से श्रद्धा का विषय है जिस तरह से हिंदुओं के लिए है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो यह प्रश्न उठता है कि वहाँ पर जो नई बसावट बस रही है वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। हाँ, इसमें एक पक्ष है, यह कहता है कि अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं घुसपैठिए, रोहिंग्या आ रहे हैं म्यांमार से, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सीमा पर सीमा सुरक्षा बल है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये इतनी बड़ी जो खुली हुई सीमा है, ओपन बॉर्डर है, वो कितना बड़ा चैलेंज है। BSF नहीं, आप पूरी आर्मी लगा दीजिए तब भी पूरी सीमा को आप सील नहीं कर सकते हैं। तो जो चैलेंजेज है, हाँ, गृह मंत्रालय को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इतना सुदृढ़ शासन रहते हुए कैसे ये घुसपैठिए अंदर आ गए, कैसे उन्हें यहाँ पर पहचान पत्र अलॉट कर दिया जाता है।
इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में आधार को एक दस्तावेज नहीं माना गया है जिसके आधार पर राशन कार्ड भी नहीं है, इसमें नाम शामिल किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। सारा का सारा झमेला इसी बात को लेकर है। यकीनन आप देख लीजिए, हालांकि आज ये खत्म हो रहा है, आखिरी दिन है, लेकिन जिस दिन यह कह दिया जाए कि आधार भी इन प्रमाण पत्रों में से एक होगा तो उस दिन सारा ये झमेला खत्म हो जाएगा। सवाल संस्थाओं पर है, जो आधार निर्गत करती हैं संस्था, उन पर भी सवाल है कि आधार कैसे दिए गए उनको। जो राशन कार्ड देती हैं जो इकाई, उन पर भी सवाल है कि राशन कार्ड कैसे उनको निर्गत किए गए, किसकी अनुशंसा पर निर्गत किया गया। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से यह नहीं बचाव का कोई कारण हो सकता है कि इसके आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण न हो। यह एक वैसे भी देखिए, यह एक रूटीन प्रक्रिया है। जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। इस बार भी हो रहा है, कई सारे सवालों के घेरे में। इस पे एक सवाल ये बनता है सर कि एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पे आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि बिहार में जो बिहार एक बॉर्डर स्टेट पे आता है, तो बिहार में जिस तरीके से मतलब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी हैं और नेपाली नागरिक हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि देखिए, विपक्ष तो बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि लाखों वोटर्स को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्थायी प्रक्रिया है या सत्यता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके पूजा में तुम्हें 2-3 तथ्य बताता हूँ ताकि धीरे धीरे तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएं और व्यूअर्स को भी एक बेहतर और साफ तस्वीर मिल सके। सबसे पहले चलते हैं 2015 में, जब किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीच में इस बात को माना कि भारत में इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा अब आते हैं सीधा बिहार इलेक्शन पर, जहाँ पर SIR को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये रिवीजन जो है वो इलेक्शन के पहले नहीं होगा तो क्या इलेक्शन के बाद करने का इसका क्या मतलब निकलेगा, है ना? जब आप जो नए वोटर्स हैं, खुद वो हिंदुस्तानी मूल के ही हों, खुद हिंदुस्तानी हों, उनको भी वोटर कार्ड देना, उनको भी मतदाता बनाना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए ये प्रक्रिया ज़रूरी है। अब सवाल आता है घुसपैठियों का। तो ये बात किसी से दुखी छुपी नहीं है। हम नोएडा में रहते हैं, यहाँ पर अगर आप हाउस हेल्प को तलाशें तो बहुत संभावना है कि आपके घर में एक बांग्लादेशी महिला काम करने आए। अगर आप 10 लोगों को काम के लिए परखते हैं तो उसमें से एक के बांग्लादेशी होने की पूरी संभावना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और ये नोएडा या दिल्ली में रहने वाला हर एक आदमी कह सकता है कि हाँ, हमारे यहाँ कभी ना कभी किसी न किसी बांग्लादेशी ने काम किया है और हमें ये बात पता होती है। अब हमें खतरा नेपाल से बिल्कुल नहीं है, नेपाली नागरिकों से बिल्कुल नहीं है। हमारे उनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे हैं, भले ही सरकारों में बीच बीच में कभी टेंशन रही हो, तो उससे इंसानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि हमारी एक रेजिमेंट पूरी की पूरी गोरखा, जिसमें बड़ी तादाद में नेपाली लोग आते थे, शामिल होते थे, भारत के लिए लड़ते थे, 71, 65, कारगिल, इन सब में लड़े भी हैं। तो उसका भी एक हमारा लंबा इतिहास है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है उस देश से और उस देश के लोगों से। खतरा किससे है? जो पाकिस्तान से नेपाल पहुंच रहा है, फिर उस रास्ते से आकर इधर पर नागरिकता ले रहा है। आधार कार्ड बनवाना इतना आसान है कि मैं पूजा के ही 10 आधार कार्ड 10 अलग अलग एरिया में 1 महीने के अंदर आप बनवा सकते हैं। इतना आसान है और इतनी ज़्यादा लचर व्यवस्था है, इतने ज़्यादा लूपहोल्स हैं कि उसमें आप इजीली कहीं भी आप थोड़ा बहुत पैसा दीजिए और आप अपना इजीली एक नया आधार कार्ड नए नाम के साथ लेकिन सर, जिस तरीके से मैं उस पर भी आऊँगा। अब तीसरा है कि इलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल, तो वो भी समझ लीजिए। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोग मुर्शिदाबाद में ऐसे निकले जो यहाँ के नहीं थे, ठीक है। और जिन सीटों पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ये दोनों ने किया है समय समय पर। किसी एक पार्टी का मैं ना नाम लूँगा, ना किसी एक पार्टी पर उंगली उठाऊँगा, सबने अपने चुनावी फ़ायदे के लिए किया है। उन्होंने देखा कि हम लास्ट बार उन्हें अगर लगता है कि हमें दूसरे देश के वोटर, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बांग्लादेश के वोटर की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश के आदमी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के वोटर बन के बैठ गया है। ये सिर्फ बंगाल या बिहार में नहीं हुआ, एक पांकुरा करके इलाका है झारखंड में, वहाँ पर भी कई सारे लोग बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते पहुँचे। उन्होंने वहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादियाँ की और उनकी 2 पीढ़ियाँ वहाँ पर हैं और अब वो लोग वहाँ के वोटर हैं। पर उनका अभी भी सोचना समझना और उनका जो एक कहते हैं ना मन, उनका भी बांग्लादेश में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिहार में भी हैं,
बंगाल में भी है और देवघर में भी है। यहाँ तक कि पिछले महीने मार्च में मैं ओडिशा गया था। ओडिशा में एक इलाका है सुंदरगढ़, वो सेमी ट्राइबल इलाका आप उसको कह सकते हैं। और वहाँ पर ना एक छोटी सी जगह है, मतलब मैदानी इलाका है, कच्चे पहाड़ है। तो उस पहाड़ी पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आकर वहाँ बस गए। स्थानीय पुलिस को इस बात की मालूमात है, स्थानीय नेताओं को इस बात की मालूमात है, पर सब आराम से चुपचाप चल रहा है। अब सीट के हिसाब से इसको समझ लीजिए, किसी सीट पर आपको 10 लाख वोट से आप पीछे रह गए, या मान लीजिए 10,000 वोट से आप हार गए हैं चुनाव। 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है एक सीट के लिए। 10,000 या 5,000 वोट से आप रह गए। आपने वहाँ से कुछ लोग लिए, उनको नागरिक बनाया, उनको आपने वोटर आईडी कार्ड दिलाया और अगले इलेक्शन में उसका फ़ायदा लिया। सर, जो आपने ये कहा कि वोटर आईडी कार्ड बनाना आसान है और जो लोग घुसपैठी हैं या जो दूसरे देश से आए हुए हैं उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, उनको हम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इससे एक सवाल ये भी उठता है सर कि ये जो वोट कट रहे हैं, जिस पे तेजस्वी यादव या महागठबंधन इतना हल्ला मचा रहा है, ये जो वोट कट रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान है? सीट बंटवारे के तौर पे देखें या वोट बैंक के तौर पे देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? नहीं, वो तो उसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया था। जो सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा वो हल्ला कर रहा है। अच्छा पूजा, एक बात और देखिए, आपने अदनान सामी का नाम सुना है? अदनान सामी किसको वोट देते हैं? नहीं पता हमें, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है जी। लेकिन अदनान सामी के वोट देने पे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। हम सब जानते हैं अदनान सामी पाकिस्तानी थे जी। वो भारत में आए, भारत की नागरिकता ली, भारत के मतदाता है। अब वो जिसको चाहे उसको मतदान करे, इसमें किसी का ऐतराज नहीं है, किसी को इस बात पर विरोध नहीं है। अगर ये लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, भारत की नागरिकता ले लें। अब तो सीएए भी हो गया है ना, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को तो ऐसे ही नागरिकता दी जा रही है, ले ले नागरिकता। जो माइनॉरिटी नहीं भी है अन्य देश के, उनको भी नागरिकता देने का यहाँ पर प्रावधान है। दुनिया भर के लोग आते हैं, भारत की नागरिकता लेते हैं। अभी अदनान सामी की बात हमने कही, सोनिया गांधी जी हैं, इतनी बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता ली है। योगी ने अभी मालिकाना हक दिए हैं जी। अक्षय कुमार, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, उन्होंने किसी कारण से कनाडा की नागरिकता ली थी। अभी पिछले चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने कनाडा की नागरिकता का त्याग करके भारत की नागरिकता फिर से ग्रहण कर ली है। तो नागरिकता लेने की एक प्रक्रिया है। आप आइए, भारत एक देश के तौर पर आपको पसंद है, आपका स्वागत है। आप जो नागरिकता की यहाँ पर औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कीजिए, नागरिक बनिए, मतदाता सूची में आपका नाम आता है, मतदान कीजिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा माहौल बनाने के चक्कर में ये लोग ओवर द लाइन चले जाते हैं। और अच्छा, मैं सत्ता पक्ष को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, एकदम कोट अनकोट। अगर ये बांग्लादेशी या म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान देश में अवैध रूप से आ रहे हैं, तो यह गृह मंत्रालय की असफलता है। उनको ऐसे इंतजामात करने चाहिए कि इनको बॉर्डर पर ही रोका जाए उनको, या फिर जब आ जाता है तो इमीडिएटली उन्हें डिपोर्ट किया जाए। हालांकि आप कहेंगे कि ये स्थिति यहाँ है, यूएस में क्या हुआ है, डंकी रूट से लोग कैसे वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी जो डिपोर्ट कर रहे हैं स्पेन से जाने वाले लोग, कनाडा से जाने वाले लोग कैसे यूएस पहुंच जाते हैं। तो जहां पर खुली सीमा रहेगी वहां पर इसके खतरे रहेंगे। एक लोकतंत्र के रूप में हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने नागरिक के नागरिक अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन जो अवैध आए हैं उनका कोई नागरिक अधिकार नहीं हो सकता है, उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। हाँ, रिफ्यूजी की तरह रहना चाहते हैं तो रिफ्यूजी की तरह रहें। भारत वियना कन्वेंशन असलम लीजिए, हाँ, सर, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि इससे सिर्फ विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है। इस विपक्ष के साथ साथ जेडीयू के भी कई सांसद हैं जो इसके खिलाफ है। मतलब कि सरकार जिनकी है उनके अंदर तो खुद ही तल्खी है ना इसको लेके। तो ये जो कंफ्यूजन है, जब सरकार के अंदर ही कंफ्यूजन है तो वो आम नागरिक का कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? मैं इसमें 3 पक्ष है पूजा, एक सरकार है, सत्ता पक्ष, एक विपक्ष है और एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है भारतीय चुनाव आयोग। तो ये जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, कोई सरकार नहीं करा रही है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आहूत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखिए जो नए चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने क्या कहा,
अब सवाल है कि पिछली बार जो मतदाता सूची थी, मान लीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में उपयोग में लाए गए मतदाता सूची की आप बात करते हैं, तो क्या पिछले एक साल में बिहार में किसी मतदाता का देहांत नहीं हुआ? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, क्या हमारा संविधान मरे हुए व्यक्तियों को, मरे हुए नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? जो लोग अस्थायी रूप से पलायित हो चुके हैं या जो दूसरे राज्यों के भी मतदाता हो चुके हैं, क्या उनको, तो ये इट्स राइट टाइम, हर चुनाव से पहले होता है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन अब पता नहीं पहले से ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जबकि अगर मुझसे आप पूछे तो हम बिहार गए भी थे और मैं बिहार की से संबंध रखता हूं, तो वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पर भी नज़र रखता हूं। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन का पलड़ा भारी है, उनको चुनाव में जाना चाहिए। अब सवाल है, अब ये विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा शुरू किया गया ये एक, उनके द्वारा शुरू की गई ये नई प्रथा है, सब कुछ पे क्वेश्चन उठाओ, न्यायपालिका पे क्वेश्चन उठा दो, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठा दो, जो बात आपके फेवर में नहीं जा रही है उस पर आप सीधा क्वेश्चन उठा देते हैं, उंगली उठा देते हैं। भाई इंतजार तो कर लीजिए। देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत ही कैटेगरिकली मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि ये मतदाता पुनरीक्षण में जो एग्जीक्यूशन लेवल पे धांधलियाँ हो रही है वह एक चिंता का विषय है। कई सारे वीडियोज आए हैं, हमारे पास भी कुछ लोगों के कॉल्स आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनके घर पर पहुंच ही नहीं रहे हैं BLO। कोई और व्यक्ति पहुंच रहा है, कह रहा है कि आप अपने मतदाता सूची के बारे में जानकारी दीजिए, आप अपने कागजात के बारे में जानकारी दीजिए। BLO जा नहीं रहे हैं, कोई अधिकारी पहुंच नहीं रहा है, कैसे नाम अपडेट हो रहे हैं, कैसे हटाए जा रहे हैं, जो धांधलियाँ हो रही है। एक वीडियो भी आया था, एक फेमस यूट्यूबर है, वो दिखा रहे थे कि कहीं एक जगह एक BLO खुद से उसके डिटेल्स भर रहा है, दूसरे हाथ से साइन भी कर रहा है। तो ये सारी जो धांधली हो रही है, जो विसंगतियां हो रही है, यह चिंता का कारण है। सरकार को इसका जवाब सरकार और चुनाव आयोग को भी देना चाहिए। ऐसे लोग अभी तक अब उस ड्यूटी से हटाए क्यों नहीं गए हैं? दरअसल उनको तो सेवा से हटा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी धांधली है। और सर, कहीं ना कहीं ये इनकी वजह से ही जो एक आम लोगों में, जो बिहार की जनता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिहार में बहुत किस तरह के, मतलब अभी क्या सिचुएशन है, किस तरह के लोग हैं, बहुत हद तक मजदूर लोग हैं, खेती बाड़ी का भी तो खेती का भी समय चल रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि हमारा नाम कट जाएगा, कोई भी आ रहा है और ये कह रहा है। तो इससे मतलब आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे इस चीज से बचा जाए, जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है या कहीं किसी न किसी वजह से हो रहा है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी सी देरी हुई है। ये कार्यक्रम थोड़ा पहले से चलाया जाना चाहिए था, इसकी मुनादी पिटवानी चाहिए थी। मतलब इसके विज्ञापन पर थोड़ा सा और काम किए जाने की जरूरत थी, ताकि बिहार के जो मतदाता हैं, अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं लेकिन अभी तक बिहार के मतदाता हैं, सबको यह इस बात की जानकारी हो जाती कि इसमें क्या है, क्या करना है। और खैर ठीक है, समय की एक जो प्रतिबद्धता है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद गिवन टाइम लिमिट में भी, गिवन टाइम फ्रेम में भी इस काम को सहजतापूर्वक किया जा सकता था। इसमें जो प्रशासनिक विफलता है वह बहुत ही निंदनीय है। जो उस जिले के जो भी समाहर्ता होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो आधिकारिक रूप से मुख्य निर्वाची अधिकारी भी होते हैं उस जिले के, उनको इस बात को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, अभी तक उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था प्रशासन को कि भाई अगर आप इस क्षेत्र के मतदाता हैं तो हर हाल में आप मतदाता रहेंगे। जो जेन्युइन वोटर्स है उसका नाम नहीं काटा जाएगा, उसका नाम नहीं हटाया जा रहा है, उसकी आश्वस्ति प्रशासन को देनी थी, जिसमें ये विफल रहे हैं। और आप जो कह रही हैं वो कंसर्न है ये कि जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, अपने घरों पर भी नहीं है, अगर गांव में भी है तब भी। बिहार की 60% से ज्यादा आबादी जो है वो माइग्रेट कर चुकी है, वो अलग अलग शहरों में अपनी आजीविका के लिए है। उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि आजीविका तो दूसरे शहरों से कमा रहे हैं, लेकिन जब मतदान की बात आती है, राशन कार्ड की बात आती है, अपने घर आते हैं। कुछ हम जैसे लोग हैं जहां हैं वहीं के मतदाता हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार की और प्रशासन की बेसिकली विफलता है। उन्होंने पब्लिक में इस बात का भरोसा नहीं दिलवाया कि आपका नाम अवैध रूप से नहीं कटेगा। लोगों को इसी बात का डर है।
सर आपने मतलब बहुत क्लियर कट तरीके से बताया कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे और चुनाव आयोग की भी एक विफलता मानी जा रही है, और यही सवाल विपक्ष भी बार बार उठा रहा है, और विपक्ष भी शायद इसी वजह से कह रहा है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मौसम में, चुनावी दौर में चुनाव आयोग ने एक बहुत जल्दीबाजी में फैसला करके ये प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू की। तेजस्वी यादव ने इन सारे मुद्दों पे, यानी एसआईआर के मुद्दे पर एक तरह से अल्टीमेट ही दे दिया है, या चुनौती दे दी है सरकार के सामने कि अगर बीजेपी के कहे गए वोटर लिस्ट के हिसाब से ही चुनाव कराने हैं तो हम इस चुनाव से बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव का बाइकआउट करेंगे। सर, अगर तेजस्वी यादव या महागठबंधन बाइकआउट करती है चुनाव का, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे चुनावी मतलब राजनीतिक, देश की राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो इसका बॉयकॉट होना नहीं है। बहिष्कार की जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना, कोरी धमकी देना है, ये ठीक वैसा ही है। कोई कहीं से बहिष्कार नहीं करता, सब चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, आखिरी में फिर करते हैं। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि बीजेपी के हिसाब से वोटर लिस्ट हो रही है तो एक बार वो मिलान करवा लें। तीसरी बात कि उन्हें कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नहीं जाने पर आपत्ति है, तो ज़रा वो ये बता दें उनमें से कि 10 भी लोग ऐसे हैं जो इस देश के नागरिक हैं, वो किसी भी समुदाय से आते हों, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम हटाया गया है जानबूझकर। वो ये करेंगे तब चुनाव आयोग जो है सवालों के घेरे में आएगा। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, चुनाव आयोग को चुनौती दीजिएगा, उस लिस्ट को चुनौती दीजिएगा, एसआईआर को चुनौती दीजिएगा। एक आप संवैधानिक तरीके से जाएंगे। दूसरा, अगर कोई हमारे देश में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी भी तो ज़रूरी है। वो यहाँ पर नागरिक बने बैठे हैं, हमारा रोज़गार सब छीन रहे हैं, हमारे ऊपर अब हमारे बांग्लादेश से बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। पहले किसी ज़माने में बहुत एक डार्लिंग किस्म के रिश्ते होते थे दोनों देशों के बीच में, है ना, पर अब नहीं है वैसा, है ना। अब टेरिटोरियल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले बीएसएफ के सामने इतनी चुनौती नहीं थी, चलो ठीक है साहब, कुछ लोग आ जा रहे हैं, पर ये चले भी जाएंगे, एक तरह का ओपन खेल था, पर अब नहीं है, है ना। अब हमारे सामने वो एक तरीके से जिंगुइस्ट हैं जो यहाँ आके कुछ ना कुछ उपद्रव कर सकते हैं, और इसके हमने कई सारे उदाहरण देखे भी हैं। तो ऐसे टाइम पर तेजस्वी यादव को ये करना चाहिए कि ठीक है, आप स्क्रूटनी करिए, आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं इंटेंसिव, उसको करते रहिए, आप अपनी सूची से मिलान कर लीजिए कि साहब ये यहाँ पर था। दूसरा, कुछ चीज़ें आधार कार्ड के हिसाब से नहीं हो सकता, राशन कार्ड के हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों चीज़ों लेकिन राशन कार्ड के हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मान लीजिए राशन कार्ड फैमिली में किसी एक के नाम पर है, उसमें एक का नाम बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद बहुत कम एफर्ट में ये काम हो सकता है, राइट। और ये बड़ी आसानी से इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ की। लेकिन सर, एक माफ़ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ पे, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे बाढ़ एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वहाँ पे लोग जो दस्तावेज मांगे गए या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उतना उनको संभाल के रखना मुश्किल है थोड़ा। ऐसे समय में आधार कार्ड या राशन कार्ड को उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से बाहर कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे समझ में ये नहीं आया कि बाढ़ जिसमें वोटर आईडी कार्ड बहेगा लेकिन आधार कार्ड नहीं बहेगा, ये कैसी बाढ़ है? बहेगा तो सब बहेगा, उसका रिकॉर्ड आप अगर कहीं भी इस देश के रिकॉर्ड में हैं, आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई सारी प्रक्रियाएं हैं, इस देश ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, इस देश के अलग अलग संस्थाओं ने, जिन पर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को वापस से ले सकते हैं अगर आपके खो भी गए हैं। सपोज़ करिए आप बिहारी नहीं हैं, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपका बैग चोरी हो गया, कि आपको ताउम्र आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए, आपको आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आपको आपका 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप ये समझिए कि हम उस मेहनत को अगर इग्नोर करेंगे, बिहार इलेक्शन हो जाएगा, पर हम अपने लिए नेशनल थ्रेट को इन्वाइट कर रहे हैं अगर हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी या किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, हिंदुस्तानी हो, उसका वोटर कार्ड उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए, उसके मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हम ये नहीं होने देना चाहिए कि 2-2.5 करोड़ लोग इस देश के नागरिक बन जाएं। मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा एक कदम और आगे जाके, सिर्फ वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटना चाहिए, तकलीफ डिपोर्ट किया जाना चाहिए। हाँ, अगर वो अवैध रूप से भारत में आए हैं, इस साल ये पहली बार तो हुआ है, इस साल ये पहली बार हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बांग्लादेशी लोगों को डिपोर्ट भी किया है, अच्छा है ना।
ये पहली बार मैंने अपने पूरे करियर में सुना है कि डिपोर्ट किए गए हैं कुछ लोग, और ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। दूसरा कि तेजस्वी यादव को ही या क्यों तकलीफ हो रही है कि कुछ लोगों के नाम इसमें से हट सकते हैं, हटेंगे वो देखेंगे सर। लेकिन अब वो लोग क्या पहले से बता गए हैं तेजस्वी को कि हम यहाँ रहेंगे तो हम आपको ही वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, सीमांचल में जो उनकी ताकत है, महागठबंधन की ताकत है। पिछली बार देखिए ओवैसी जी की पार्टी के 5 उम्मीदवार सीमांचल क्षेत्र से जीत कर आए थे। वही एक अलार्म था जिससे केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज सक्रिय हुई है। मैं जो भी बोलता हूँ एकदम बिना फिल्टर के बोलता हूँ। तो वहाँ से ये चीज़ें अलार्मिंग होनी शुरू हुई और अभी उनका क्लीन अप जारी है और ये आगे भी रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, यह सिर्फ बिहार के लिए, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया है आप लोगों को, यह सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने कैंडिडली कहा है कि बिहार के ही तर्ज पर पूरे देश के मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जाएगा। तो सब जगह होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रही हैं पूजा मतदाता सूची की पुनरीक्षण के लिए लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की कठिनाई की। आप इसकी सहजता की तरफ देख ही नहीं रही हैं। उसकी इतनी सहजता बनाई गई है कि अगर 2003 के चुनाव में 2003 तक मतदाता सूची में आपके पेरेंट्स में से किसी एक का भी नाम है तो आप अपना नाम उसी आधार पर जुड़वा सकते हैं। क्या मतलब, यह बहुत बड़ी बात है। 2003 में जिनका नाम रहा होगा उनका अब भी हो सकता है, उनके बच्चों का, है ना। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसकी जेन्युइनिटी होगी। 2003 के बाद क्या घटना घटी है, आप देखिए। 2003 के बाद जो घटना घटी है वो है आधार। एक एजेंसी बनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, यूपीए की सरकार होती है और उसको इस सरकार ने भी कंटिन्यू रखा है। वो आधार नाम का एक कार्ड इशू करती है और आधार आपके पहचान पत्र मतलब सबसे सबल पहचान पत्र बन जाता है। एक यूनिक नंबर देता है आपके आइडेंटिफिकेशन की। और ये धांधली इतनी बढ़ गई कि कोई भी, अभी सिद्धार्थ कह रहे थे ना कि बड़ी आसानी से आप एक ही समय में अलग अलग जगहों के 10 आधार कार्ड बनवा सकती हैं। बनवाइएगा नहीं ठीक है। तो आधार को इसीलिए इससे अलग रखा गया कि सारी धांधली की जड़ तो आधार ही है। बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास जमीन के कागजात होंगे, 10th का सर्टिफिकेट होगा, आपके माता पिता में से किसी का नाम होगा वोटर लिस्ट में, क्या कुछ भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यह इतना मतलब कोई तो कठिन नहीं, असाध्य नहीं। कोई तो घर में रहो। और आपको इसका एक और नज़ीर पेश करूँ, ये बहुत पुरानी बात है, हालांकि मैंने उस चीज़ को सरेंडर कर दिया। जब मैं अपने होम टाउन में रहता था, एकदम नेटिव प्लेस पर, भिंड जिले में एक सीट पड़ती है लहार, तो मेरे पास वहाँ का भी वोटर कार्ड था। और मैं जब ग्वालियर पढ़ने गया तो मेरे पास ग्वालियर का भी था। बाद में जब मेरे पिता ने बताया कि अपराध की श्रेणी में आता है तो मैंने एक को सरेंडर कर दिया। पर आप ये सोचो, जहाँ आराम से 2 वोटर कार्ड बन रहे हैं वहाँ पर ये कितना आसान है। दूसरा, अपनी ही टीम में एक साथी हैं सुमित ने बताया, सुमित का घर नेपाल बॉर्डर से 500 मीटर के डिस्टेंस पे, आप बाई वॉक नेपाल जा सकते हैं। उसने बताया मेरे गांव के लोग हैं जो शाम को शराब पीने नेपाल जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। जो शराबी किस्म के लोग हैं उसके गांव से, जो शराब पीने के आदतन हो चुके हैं, नहीं रह सकते, वो जाते हैं, डेली होता है। अब आप कहें कि इसमें एसएसबी की गलती है, इसमें बीएसएफ की गलती है, इसमें आईटीबीपी का चूक है। आप कितनी भी सिक्योर सीमाएं कर लीजिए, जिन देशों की सीमाएं मैदानी इलाकों से गुजरती हैं, दलदली इलाकों से होकर गुजरती हैं, एक नदी है भारत बांग्लादेश के बीच में बहती है, आप उसमें गिर जाइए, आप कम से कम 1 दर्जन बार दोनों देशों की सीमाएं क्रॉस कर दें। कई घर ऐसे हैं जो आधे भारत में हैं, आधे बांग्लादेश में। बिल्कुल, क्या करेंगे आप? और ये चर्चा अभी एसआईआर की हुई, लेकिन एक चर्चा ये भी होनी चाहिए कि कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा में भाषाओं की मर्यादा पार की गई, वो किसी भी तरह से ना सराहनीय है, ना उसको कभी किसी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। केशव सर, जिस तरीके से कल पिता, चोर और इस तरह की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की गई, एक विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पे कुर्सी चलती थी, कागज फटते थे, फेंके भी जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन कल तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच में जो कुछ हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप, एक जर्नलिस्ट के तौर पे या एक आम नागरिक के तौर पे? एक जर्नलिस्ट के तौर पर तो ये बड़ा मजेदार है, हमें खबर बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह दुखद है। एक बिहारी के तौर पर मेरे लिए शर्म का विषय है। और शर्म का विषय, मैं शर्मिंदा इसलिए भी हूँ कि यह बिहार विधानसभा में कोई पहली घटना नहीं थी। हर सत्र में ऐसे बैंटर होते हैं, बैंटर नहीं मतलब क्या कह सकते हैं इसको, अपशब्दों का आदान प्रदान होता है।
और हर बार सीमा लांघी जाती है, नई सीमा क्रिएट की जाती है। दुखद ये भी होता है कि मुख्यमंत्री जो इतने असाधारण कद के राजनेता रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनकी तरफ से भी इसी तरह के मतलब टोन में बोला जाता है। पिछली बार उन्होंने, विपक्ष की नेता है विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके लिए इसी तरह की भाषा बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ समझ में आता है, अरे बैठा ना, थोड़ा कुछ बुझाला है। अरे विपक्ष की नेता हैं, आपके उनके पारिवारिक संबंध होंगे, देवर भाभी का रिश्ता होगा, विपक्ष की नेता हैं, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री हैं, एक डिकोरम मेंटेन करना चाहिए। तेजस्वी यादव आपके भतीजे हो सकते हैं, आपने उन्हें गोद में खिलाया हो सकता है, लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी जो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को बोला कि बैठो, तुमको कुछ पता है, तुम तो उस टाइम में बच्चा था, गोद में खेले, इसकी आवश्यकता नहीं है। और कल जो हुआ वो तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी मेरे ख्याल से बड्डी होंगे एक टाइम पे, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी आरजेडी में ही थे, और दोनों की राजनीतिक यात्रा, सम्राट चौधरी की, और हालांकि तेजस्वी यादव तो अभी भी आरजेडी में ही है, सम्राट चौधरी की भी राजनीतिक यात्रा आरजेडी से ही शुरू होती है। आरजेडी से जेडीयू में जाते हैं, जेडीयू से बीजेपी में आते हैं, और इस प्रकार के शब्दों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। नागरिक जीवन में इससे बचना चाहिए। एक चीज़ होती है विनम्रता, उसका कोई जवाब नहीं है, आपको विनम्र होना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग अगर इसको देख रहे हैं तो क्या समझेंगे। और बिहार की छवि को ये लोग कितना धूमिल करते हैं। जब बिहार की विधानसभा में ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, बोला जा रहा है तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा बाप डाकू है, मतलब बाप पर पता नहीं, पहले कई तरह की ऐसी भाषाएं हैं जो हम ऑन कैमरा बात भी नहीं बोल भी नहीं सकते। पहले कई सारे शब्द इतने ज्यादा अनपार्लियामेंट्री हैं कि जिनको नहीं बोल सकते, मतलब कहा जा ये किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव जी, उनको मार्शल बुलवा के तुरंत दोनों को बाहर करवा देना चाहिए। मतलब ऐसी भाषा की विधानसभा में कोई जगह ही नहीं हो सकती है। यह गंभीर चर्चा का मुद्दा है। आप पता नहीं एसआईआर क्यों डिस्कस किया जा रहा है विधानसभा में। विधानसभा की तो कैपेसिटी नहीं है कि एसआईआर को रोक सके। वो तो फिर चुनाव आयोग के सामने उनको प्रदर्शन करना चाहिए कि हमें एसआईआर नहीं चाहिए। विधानसभा में पहले ये लिस्ट किया गया, किस तरह से इस पर बहस की अनुमति क्यों दी गई, विधानसभा का मुद्दा ही नहीं है, या तो संवर्धित सूची में भी नहीं आता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों विचार कर सकते हैं, या तो संघ का विषय है, चुनाव आयोग का विषय है। चर्चा हो रही थी एक अच्छे, मतलब ईमानदार दायरे में होनी चाहिए थी चर्चा, साधु शब्दों के उपयोग के द्वारा, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया, मुझे तो कई बार मतलब चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो, दोनों में कई बार लगता है कि स्पीकर जो है ना किसी थर्ड पार्टी को भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरह, जो न्यूट्रल रहे। नहीं, डेफिनेटली कल तो ये बात बहुत ज्यादा लग रही थी, और सही बात आप कह रहे हैं। हमें भी ये फील होता है कि स्पीकर न्यूट्रल होना चाहिए। हालांकि सारे स्पीकर्स कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन वो उनका झुकाव दिख जाता है। सदस्य होते हैं, वो पार्टी के सदस्य ऑलरेडी होते हैं, कैसे न्यूट्रल हो सकते, हो ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए संविधान में। इस सुप्रीम कोर्ट से एक लॉयर आए जो सुप्रीम कोर्ट में से हो, कुछ संविधान में व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो कि एक न्यूट्रल आदमी जो हो वो दोनों लोग सहमति चुने कि हमारी तरफ से ये आदमी अब से स्पीकर होगा, बिल्कुल, और अब से ये सदन को चलाएगा। हाँ। सदन की मर्यादा पार करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ये मर्यादा बार बार लांघी जा रही है। ये सभी सदनों के मर्यादित शब्दों का उपयोग बिहार के लिए पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ऐसा और सर है भी, जब बिहार की बात करते हैं हम, तो किस तरह से बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहारी को एक तरह से गाली के तौर पे देखा जाता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीजें नेता कर रहे हैं, सदन में कर रहे हैं, तो ये चीज को और बढ़ावा दे रहा है। बिहारी की जो सो कॉल्ड ब्रांडिंग की गई है, उसके लिए यही लोग दोषी हैं। यही लोग दोषी हैं। किस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं विधानसभा में, सदन की कार्रवाई के बीच, बाप चोर है, ये है, वो है, तुम्हें देख लेंगे, भूत सुरा देंगे। सर मुझे लगता है इससे बिहारी की ब्रांडिंग को जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तमिलनाडु असेंबली में भी होता है और यूपी की असेंबली में तो एक बार आपको अगर याद हो, माइक चले थे, एक दूसरे को माइकों से जो माइक लगे रहते हैं बोलने के, वो निकाल के एक दूसरे के ऊपर फेंके, पीटा, लोगों के सिर फूटे। एक दिन के मुख्यमंत्री हुए थे जगदम्बिका पाल। हाँ, गरिमा ये गिराने के लिए मुझे लगता है नेताओं ने तय की है। नहीं फिर, लेकिन बिहार को एक असंस्कृत
वही या मैं बोल रही थी, अमर्यादित बिहार जैसे फुहड़, बिहार की विधानसभा फुहड़ में इस तरह की चीजें हो रही होने है, का तो ये बहुत बड़ा तमगा सवाल दिया है। जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग दोषी हैं। इन इनका लोगों भी की वजह योगदान से। है, ये चाहें तो बच बिल्कुल। सकते हैं। आप देख रहे थे आज हमने न्यूज रूम में अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ हमने एसआईआर पर चर्चा की, बिहार विधानसभा में पार होती भाषाओं की मर्यादा पर बात की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी का शो। और इसके साथ ही साथ मैं हर दिन आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर या बिहार के किसी भी मुद्दे पर हमारे न्यूज रूम में चर्चा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की चर्चा हो, गंभीर हो, लाइट हो, हंसी मजाक हो, हर तरह की चर्चा में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मुद्दा बताइए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस विषय पर हम बातचीत करें अपने न्यूज रूम के बाकी साथियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.